चलो, so very good morning to all of you all. Good morning to all my virtual students also. चलो शुरुआत करते हैं. राधे राधे एवरीवन. शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर नंबर 7. कल तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के जो स्टार्टिंग के सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 95 रिलेटिंग टू रजिस्टर्स एंड रिटर्न, ये सारी चीज़ें की है. अब और दो एस्पेक्ट्स इस चैप्टर में बचे हुए हैं. पहली बात तो फर्स्ट एस्पेक्ट वाज रिलेटिंग टू मीटिंग्स. ओके, तो एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये कब तक कंडक्ट करनी चाहिए, टाइम लिमिट क्या होती है, फिर साथ साथ में इन्हीं मीटिंग से रिलेटेड जो होता है, हमने 3 C's भी देखने हैं आज. ओके, तो 3 C's में बहुत सारे सेक्शंस हमारे कवर होने वाला है, राइट फ्रॉम सेंडिंग ऑफ नोटिस से लेकर मिनट्स तक. सब कुछ हम एक ही पापा चार्ट में करने वाले हैं कवर. तो इसी नोट पे लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो आज मैं आपको बता देती हूँ 88 से आपके 94 तक तो हो चुके हैं सेक्शंस. 95 शायद से आपके सिलेबस में है, नहीं है क्या? 95 तो बस छोटा सा प्रोविजन था रिलेटिंग टू एविडेंस, एक सेंटेंस का सेक्शन था. तो आपका 88 से 95 जो है वो हो चुका है. उसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा था, दैट वाज सेक्शन नंबर 92 रिलेटिंग टू एनुअल रिटर्न्स. आई होप आपने इस सेक्शन को काफ़ी गहराई से पढ़ा है, बिकॉज दिस सेक्शन इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दैट, the place of keeping and inspecting the registers is also an important section. तो आप कहाँ कहाँ पे आपके registers maintain कर सकते हो? Can you also maintain your registers at a place other than the city of your registered office? अगर हाँ, तो resolution कौन सा लगता है? साथ साथ में वहाँ पे एटलीस्ट 1/10 ऑफ योर मेंबर्स शुड रिसाइड एंड वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें जो है आपने कल के सेशन में कर ली थी. अब आज हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे. पहले मैं आपको आज का एजेंडा बता देती हूँ. स्टार्टिंग में तो हम लोग शुरू कर रहे हैं विद द पापा चार्ट. बाद में अगर हमको टाइम मिले तो वी विल कंटिन्यू विद सेक्शन नंबर 96, 97, 98 एंड 99. तो पहले तो मुझे शुरुआत करनी है विद सेक्शन नंबर 101 नोटिस ऑफ मीटिंग से. तो 101, फिर आगे के सारे सेक्शंस, कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सीज, वोटिंग, शो ऑफ हैंड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड पोस्टल बैलेट एंड डिमांड फॉर पोल, और ये सारी बातें जो है, मिनट्स, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, और ये सारी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, अडजर्नमेंट, ये सारी बातें हम करने वाले हैं कवर थ्रू अ पापा चार्ट. ओके, तो जो लोगों ने ऑलरेडी मुझसे क्लास ली है, यू ऑल माइट बी हैविंग द पापा चार्ट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. वहीं से आप क्या कर सकते हो? रिविजन कर सकते हो. मैं इसी पापा चार्ट से रिविजन कर रही हूँ. अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट नहीं हो, इट इज़ स्टिल ओके. सेक्शंस तो सेम ही हैं, चाहे आपने ये सिंप्लीफाइड चार्ट फॉर्मेट में लिखा है या आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से या बेयर एक्ट से पढ़ रहे हो, तो कंटेंट तो सेम ही होने वाला है. ये बस सीखने का और प्रेजेंट करने का एक अलग तरीका मैंने बच्चों को बताया था, बिकॉज लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जब आप चार्ट से लर्न करते हो तो ऑब्वियसली थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न एंड टू रिकलेक्ट ऑल्सो. ठीक है, तो इसीलिए मैं इसी चार्ट से जो है करने वाली हूँ रिविजन. ओके, कोई भी मीटिंग वैलिड होने के लिए there are 3 C's that are required. कोई भी मीटिंग वैलिड होने के लिए there are 3 C's that are required. That the meeting shall be properly conveyed. ये जो बुलावा है मीटिंग का, वो प्रॉपर होना ज़रूरी है. It should also be legally constituted. कुछ लोगों का होना ज़रूरी होता है कोई भी वैलिड मीटिंग बनने के लिए. And lastly, the meeting shall be properly conducted. The meeting shall be properly conducted. ये 3 C's में जितने भी सेक्शंस कवर होते हैं, हर प्रोविजन को ठीक से कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. एक आधा भी एलिमेंट अगर आपने ठीक से कंप्लाई नहीं किया ना, जैसे कि मीटिंग को ठीक से बुलाया गया, प्रॉपरली रेजोल्यूशन पुट अप किए गए, मिनट्स बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट ना कोरम ही नहीं था. सब कुछ प्रॉपर था बट कोरम ही नहीं था. कोरम के लिए से फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड थे 15 लोग,
आए सिर्फ 12 लोग, बट आपने बाकी सारी चीजें फॉलो की। एडिक्वेट नोटिस था, प्रॉपर ऑथोरिटी था, फिर उसके बाद ना प्रॉपरली आपने रेजोल्यूशन पुट अप किए, जितने वोट्स चाहिए थे उतने वोट्स फेवर में आ गए, मिनट्स बना दिया, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ हो गया, बट सिर्फ कोरम नहीं था। फिर भी लॉ मेकर कहते हैं इवन इफ वन ऑफ द एलिमेंट इज मिसिंग, हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि पूरी की पूरी मीटिंग जो है दैट इज वॉइड एब इनिशियो, इट इज नल, और इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। तो कोई भी मीटिंग वैलिड होने के लिए और उसके जो रेजोल्यूशन उस मीटिंग में पास हुए हैं वो वैलिड होने के लिए ये सारे एलिमेंट्स का एक साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी डोंट वांट द एलिमेंट्स इंडिविजुअली, बट वी वांट ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट सी विच इज सेइंग दैट द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कन्वेड। संभालो अपने आप को। तो आ जाइए, द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कन्वेड। देखो मतलब बुलाना या बुलावा जो है वो एकदम सही होना जरूरी है। तो लॉ मेकर कहते हैं मीटिंग की ये जो नोटिस होती है उसको डिस्पैच करने का जो पावर है दैट इज बीन गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट हैज बीन गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहली बात तो अ सिंगल डायरेक्टर विल नॉट गेट द पावर टू कॉल फॉर अ मीटिंग। अगर ये पावर दिया गया है then this power is given to the board of directors together. But हाँ, अगर डायरेक्टर्स चाहे अपना ये जो पावर है वो किसी और को कर सकते हैं डेलीगेट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो अपना ये जो पावर है वो कर सकते हैं किसी और को डेलीगेट। और अगर आपने आपका पावर किसी और को डेलीगेट किया है, जैसे कि आपने कंपनी सेक्रेटरी को ये पावर दे दिया है, देन दैट कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज दैट पर्सन, विल नाउ बी ऑथराइज्ड टू कॉल फॉर द मीटिंग। यस और नो गाइज? यस। अब यही इसी का एक्सटेंशन सेक्शन नंबर 101 बात करता है एडिक्वेट नोटिस। हमने ये तो समझ लिया कि कौन वो अथॉरिटी है जिसके पास पावर है मीटिंग की नोटिस भेजने का, बट अब ये जो नोटिस है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, साथ साथ में किन किन लोगों को आपको ये नोटिस डिस्पैच करनी चाहिए। अगर नोटिस भेजने में कुछ ओमिशन हो गया, ये ओमिशन डेलिब्रेट भी हो सकता है, ये ओमिशन एक्सीडेंटल भी हो सकता है, तो इन्हीं से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो बताई गई है इन डिटेल अंडर सेक्शन नंबर 101। पहली बात तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, वर्चुअल स्टूडेंट्स, इवन यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस, ओके? कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस? इट इज 21 क्लियर डेज। सिर्फ 21 डेज मत बोलो, क्या बोलोगे? 21 क्लियर डेज। वेरी गुड, स्नेहा गुप्ता एंड पूजा यादव, वंडरफुल। सो द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस इज 21 क्लियर डेज। बट ये जो 21 क्लियर डेज होते हैं, क्लियर डेज है 21 क्लियर डेज, क्योंकि ये बातें क्लियर डेज की हम बात कर रहे हैं, मीन्स वी रिक्वायर कंप्लीट 24 आवर्स इन द डे, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्लियर डे। तो ऐसे केस में जिस दिन आपने नोटिस को डिस्पैच किया है वो दिन काउंट नहीं होगा। जिस दिन एक्चुअली मीटिंग कंडक्ट हो रही है वो दिन भी क्लियर डे नहीं है। और यूजुअली नोटिसेस जो होती है ना वो पोस्ट से भेजी जाती है, और इसलिए लॉ मेकर कहते हैं इफ यू हैव पोस्टेड द नोटिस देन मोर 2 days ऑफ डिस्पैच विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड इन द सेंस इट विल नॉट बी काउंटेड। तो जब आप 21 क्लियर डेज की गिनती करते हो ना, जब आप 21 क्लियर डेज की गिनती करते हो, द डेट ऑफ डिस्पैच, the date of notice and 2 days of service period, मैंने क्या बोला, करेक्ट बोला ना? Date of dispatch of notice, date of meeting and 2 days for transmission, okay, is not going to be included. बाकी 24 hours को हम एक क्लियर दिन मानेंगे, तो उसके हिसाब से हम तो चाहते हैं कि कम से कम 21 days की क्लियर नोटिस होनी चाहिए।
अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 21 क्लियर डेज से आपका नोटिस पीरियड जो है वो कम हो गया। तो अगर शॉर्टर लेंथ हुई है नोटिस में, अगर शॉर्टर लेंथ हुई है नोटिस में, कैन दिस शॉर्टर लेंथ बी कंडोन्ड? बी कंडोन्ड मीन्स कैन इट बी फॉरगिवन? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। शॉर्टर लेंथ टू द नोटिस कैन ऑल्सो बी कंडोन्ड। बट अगर ये शॉर्टर लेंथ है नोटिस की, तो कितने लोग मंजूर होने चाहिए फॉर दिस शॉर्टर लेंथ? वो डिपेंड करता है क्या आपकी एजीएम है, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, या क्या आपकी अदर कैटेगरी ऑफ मीटिंग है। अगर एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो कम से कम 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, ओके, शुड गिव देयर कंसेंट टू दिस शॉर्टर लेंथ ऑफ नोटिस। और अगर अदर कैटेगरी ऑफ मीटिंग है, से मीटिंग ऑफ ईजीएम, या तो मीटिंग ऑफ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, इट्स नॉट एन एजीएम, कोई दूसरी कैटेगरी की मीटिंग है मेंबर्स की, तो ऐसे केस में यू रिक्वायर, ओके, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स सेइंग यस फॉर दिस शॉर्टर लेंथ, and these majority members should also be holding at least 95% of the total share capital of the company. Of course, ये वो कंपनीज के लिए जिनके पास शेयर कैपिटल है। जो कंपनीज के पास शेयर कैपिटल नहीं है, जैसे कि आपकी कंपनी गारंटी कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, तो ऐसे केस में यस, कम से कम उतने मेंबर्स जिन्होंने 95% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड किया है, दे शुड गिव द कंसेंट टू दिस शॉर्टर लेंथ ऑफ नोटिस। दे शुड गिव कंसेंट टू दिस शॉर्टर लेंथ ऑफ नोटिस, तो ही चीजें एक्सेप्टेबल है। यस और नो गाइस? पक्का? अच्छा, जो सेक्शन 8 कंपनीज है, सेक्शन 8 कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों को 21 क्लियर डेज का पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। दे कैन ऑल्सो गिव अ 14 days क्लियर नोटिस, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। यस और नो गाइस? बोलो ना, पक्का? ओके, अब आप लोग मुझे बताओगे व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस फॉर द मीटिंग। आप क्या क्या लिखते हो इस नोटिस में, बता सकते हो? डे, प्लेस, आर, एजेंडा, क्या क्या लिखते हो? मीटिंग कौन से दिन पे है, कितने बजे है, कहाँ पर है, और आप मीटिंग क्यों होल्ड कर रहे हो, आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू राइट डाउन इन द नोटिस। यही नोटिस किन किन लोगों को डिस्पैच की जाती है? पहली बात तो इट इज डिस्पैच टू ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी शेयर होल्डर लिखोगे क्या यहाँ पे? आप क्या लिखोगे? मेंबर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर। आप यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं लिख सकते, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? यू हैव टू यूज द टेक्निकल वर्ड्स, ओके, स्पेशली इन दिस पेपर ऑफ लॉ, बिकॉज scoring good numbers is a very big challenge in theoretical papers, especially in professional examinations. So you cannot compare it with 10th and 12th standard की examination. आपका knowledge, आपका presentation, आपका content has to be much more above the average. तो ही आपको average marks मिलेंगे। ये समझने की आप कोशिश करो, okay? So you really need to work hard on these things. और पढ़ते वक्त ही अगर आप आपके दिमाग को ये बातें बोलते जाओगे तो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट होगा या नहीं वी डोंट नो, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है? चलो, सो दिस मीटिंग की नोटिस हैज टू बी डिस्पैच टू ईच एंड एवरी मेंबर। मेंबर की अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल अजाइनी, साथ ही साथ ऑडिटर्स और साथ ही साथ डायरेक्टर्स। यस और नो गाइज? इन्हीं सारे लोगों को जाती है हमारी मीटिंग की नोटिस। वेरी गुड पूजा एंड वैभव एंड इवन यश एंड खुशी, गुड। अच्छा चलो, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हुई, हाँ गलती से मिस्टेक, किसी को नोटिस देनी थी बट आप उसको नोटिस देना भूल गए, मतलब डेलिब्रेट ओमिशन नहीं था, एक्सीडेंटल ओमिशन था, तो मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स वैलिड होगी या नॉट इनवैलिड होगी?
क्या बोलोगे आप? दोनों एक ही है, बट मुझे आप बताओ, अभी मैंने आपको ज्ञान दिया है, लॉ मेकर ने सेक्शन में क्या लिखा है, वैलिड लिखा है या नॉट इनवैलिड लिखा है? हाँ, सेक्शन देखो दोनों एक ही है, वैलिड का मतलब ही होता है नॉट इनवैलिड, इनफैक्ट नॉट इनवैलिड का मतलब ही होता है वैलिड। बट अभी तो इतना ज्ञान दिया मैंने आपको, टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना जरूरी है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इज प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी इनवैलिड, इट विल not be invalid. क्या लिखोगे? It will not be invalid. I know it is valid only. Or not invalid. Two negatives make a positive, but we have to stick to the legal language. So proceedings are not invalid. Not invalid. But अगर deliberate omission था, deliberate मतलब आपने जानबूझ के किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजी है, तो पूरी की पूरी proceedings जो है will be considered as invalid. Yes or no guys? Yes. चलो, तो ऐसे करके हमारा सेक्शन नंबर 101 हो जाता है कवर्ड। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 103 जो अगले सी के बारे में बात करता है, दैट द मीटिंग शैल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। वो बात करता है कोरम के बारे में। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय अ कोरम? कोरम इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स who are required to be present in order to conduct a valid meeting. Quorum is the minimum number of members who are required to be present in order to conduct a valid meeting. ये quorum जो है प्राइवेट कंपनी के लिए है 2 members personally present. प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है? 2 members personally present. बट जहाँ तक पब्लिक कंपनी की बात है, if the number of members are up to 1000, the quorum will be 5. If it is more than 1000 and up to 5000, then the quorum required will be 15. And if the number of members are more than 5000, then the quorum required will be 30. ये जो number of members आप count कर रहे हो ना, this you are counting as on the date of the meeting. उस दिन के हिसाब से 1000, 5000 एंड मोर देन 5000 का वो स्लैब है, 5, 15 एंड 30। तो इतने मेंबर्स तो कम से कम होना जरूरी है इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ वैलिड मीटिंग। अच्छा, अगर आप चाहते हो ना, आप आपके आर्टिकल्स में 5, 15, 30 या प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से ज्यादा का नंबर लिख सकते हो। समझ रहे हो क्या आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? अगर आप चाहो आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिस्क्राइब फॉर अ हायर नंबर इन द, अरे बोलो ना, इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर उस हिसाब से ये जो भी हायर नंबर है उतने लोगों का होना कम से कम जरूरी होता है कोई भी मीटिंग को वैलिडली कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, और एक बात बताओ मुझे, इफ द कोरम is not present within the first half an hour of the meeting, तो मीटिंग का क्या स्टेटस होता है? द मीटिंग shall get adjourned. The meeting shall get adjourned only if it is a meeting called by the members. तो मीटिंग डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई है, मीटिंग किसने बुलाई है? मेंबर्स ने। तो मेंबर्स को कीड़ा है मीटिंग बुलाने का, और मीटिंग बुला रहे, पूरा तामझाम कर रहे, नोटिस बना रहे, नोटिस डिस्पैच कर रहे, सब कुछ कर रहे, और मीटिंग के दिन ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या सीरियसनेस है? मतलब जब एक्शन लेने की बात आई तब फुसकू हो गए, तो सही नहीं है ना। तो ऐसे केस में अगर मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई है और कोरम नहीं आया, देन वी से वी आर गोइंग टू डिसॉल्व द मीटिंग, वी आर गोइंग टू डिसॉल्व द मीटिंग। Other cases में if the quorum is not present within the first half an hour, then the meeting shall stand adjourned. Adjourned to a day as the directors decide. Okay, if the directors do not decide anything, okay, we will check whether something is relating to adjournment is written in the articles. Even if the articles are silent, then the lawmakers say automatic provision applicable हो जाएगा and the meeting will be adjourned to the same day, same place, same time, next week. अच्छा, adjourn मीटिंग में भी कोरम नहीं आया। हाँ, ओके, तो अब लॉ मेकर कहते हैं जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उनको कोरम माना जाएगा। बट याद रखना, दिस इज अ मीटिंग दैट वाज adjourned फॉर वांट ऑफ कोरम। मतलब आपकी जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी
उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं था और इसलिए आपने मीटिंग को अडजर्न किया। अब ये जो मीटिंग है उसमें भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है देन द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी कंसिडर्ड एज द कोरम। मेंबर्स मतलब अभी भी 1% तो कभी भी कोरम कंसिडर नहीं होगा। यस और नो गाइस? पक्का 100%? वेरी गुड। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखो बहुत बार ऐसा हो जाता है मेंबर को पर्सनली मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या वो किसी और को भेज सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए? उसी को कहते हैं एज अ प्रॉक्सी। बट अ प्रॉक्सी इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेंबर। ही इज नॉट अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एंड दैट इज व्हाई प्रॉक्सीज आर नेवर काउंटेड फॉर कोरम पर्पस। क्योंकि कोरम की डेफिनेशन ही कहती है इट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। ये जो प्रॉक्सी है वो तो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए हम उनको कहाँ पे कोरम के लिए काउंट नहीं करेंगे। प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का फॉर्म नंबर बता सकते हो? MGT 11। क्या है फॉर्म नंबर? MGT 11। एंड दिस फॉर्म नंबर MGT 11 has to be submitted to the company at least 48 hours before the commencement of the meeting. Okay, तो मीटिंग शुरू होने के 48 hours पहले आपको सबमिट करना होगा ये प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11 विद द कंपनी। सुन रहे हो क्या मेरी बात? अच्छा, कोई मेंबर है जो मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है, he wants to inspect the proxies deposited with the company, क्या उसको 3 days प्रायर नोटिस देना पड़ेगा? हाँ या ना? इसके ऊपर लास्ट एग्जामिनेशन में MCQ भी पूछा था। ओके, 3 days प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको। नोटिस 3 days प्रायर टू द मीटिंग आपको देना पड़ेगा नोटिस, एंड देन यू विल बी एबल टू इंस्पेक्ट द proxies deposited with the company, that too 24 hours before the commencement of the meeting up till the conclusion of the meeting. अच्छा चलो, मेरे आर्टिकल्स में एक प्रॉक्सी फॉर्म है और MGT 11 कंपनीज एक्ट में दिया है, बट मैंने आर्टिकल्स का प्रॉक्सी फॉर्म नहीं भरा, उसके बदले में मैंने भर दिया MGT 11। चलेगा क्या? सो द लॉ मेकर से यस चलेगा, बिकॉज इवेंचुअली फॉर्म भर के जो डेटा देना है वो तो आप दे ही दे रहे हो। तो आर्टिकल्स का फॉर्म दे रहे हो या एक्ट का दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। द कंपनी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट MGT 11 एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी विल बी अ वैलिड अपॉइंटमेंट। चलो, मैंने किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट तो कर दिया, बट बाद में इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द मीटिंग। मैं भी गई, प्रॉक्सी भी गया, मैंने भी वोट किया, प्रॉक्सी ने भी वोट किया। किसका वोट वैलिड होगा? मेरा। क्यों? जैसे ही मेंबर खुद मीटिंग अटेंड करता है, ओके, प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट हो जाता है रिवोक, प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट हो जाता है। और एक केस मैंने लिया था, मैंने एक प्रॉक्सी को अपॉइंट किया, लेटर आई अपॉइंटेड अनदर प्रॉक्सी, प्रॉक्सी 1 भी गया, प्रॉक्सी 2 भी गया, 1 ने भी वोट किया और 2 ने भी वोट किया। अब आप बताओ मुझे कि किसका वोट वैलिड होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? ये 2 बोल रहा है, आप 1 बोल रहे हो, आप डोंट नो बोल रहे हो, दूसरा वाला आप बोल रहे हो। अच्छा, वर्चुअल बच्चों का देखते हैं। प्रॉक्सी का ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ सेकंड वाले का यश कह रहा है, अनदर वाला। बट अच्छा, अनदर वाला मतलब आई एम अज्यूमिंग आप सेकंड वाला बोल रहे हो, सेकंड, लेटेस्ट, लास्ट वन, सेकंड दूसरे वाले का सेकंड, ज्योति भी, नेहा भी, वैभव भी, दीक्षा भी। ओके, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर सेइंग द सेकंड वन। व्हाई? सुन लो बेटा। ओके, देखो, जैसे आप सेकंड प्रॉक्सी अपॉइंट करते हो ना, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रॉक्सी गेट्स रिवोक्ड एंड बिकॉज इट गेट्स रिवोक्ड। नहीं, दीपिका का नहीं दिया था, मेरा सर और फ्रेंड का दिया था क्या? अब मुझे याद नहीं है, बट यूजुअली मैं मेरा सर का और फ्रेंड का एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा और सर का झगड़ा हो गया। उनका ब्रेकअप हो गया था क्या? अच्छा। फोटो चेंज की थी वो।
ये देखो यहाँ पे, ये आपने एग्जांपल लिखने के लिए दूसरा दिया था, प्रेजेंटेशन में जो दिया था ना, हाँ वो उनका था, उससे वो याद है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर प्रॉक्सी विल एक्ट एज रेवोकेशन ऑफ द प्रायर प्रॉक्सी, ठीक है। बट ये चीज याद रखना, मैंने केस नंबर 3 में इसको कवर किया था। सपोज लेटर प्रॉक्सी का जो अपॉइंटमेंट है ना वो वैलिड नहीं था, दैट वाज नॉट इन ऑर्डर, मे बी बिकॉज इट वॉज नॉट सबमिटेड 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। तो भले ही पहला है दूसरा है, बट फिर भी पहले वाले का वोट कंसिडर किया जाएगा। वाई? बिकॉज कानून के हिसाब से सेकेंड अपॉइंटमेंट तो नल है, वो वॉइड एब इनिशियो है, सो देयर इज ओनली वन अपॉइंटमेंट, और इसलिए फर्स्ट जो प्रॉक्सी था उसका ही वोटिंग कंसिडर किया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। ये आपको याद था, और अभी लिटरली याद नहीं रख सकते ना, कॉन्टेक्स्ट भी तो याद रखना पड़ेगा। अब आप उन बच्चों जैसे बात करें, मैम सेक्शन नंबर का हेडिंग क्या है वो सब याद है, बट कंटेंट क्या है कुछ याद नहीं है। तो डोंट लेट दैट हैपन, ओके। सो जस्ट मेक अ नोट, दिस इज द एजेंडा ऑफ द त्रिशूल बैच। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इसी से तो पता चलेगी, तो जब आप घर पे करोगे मेक इट श्योर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे गलती किया चलेगा, नॉट एन इशू, उन 3 घंटों में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गलती करना, ठीक है। चलो आ जाइए, चलो एक मीटिंग है, और ये मीटिंग क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की है। 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, सारे 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नोटिस गई। मीटिंग का दिन आज है, एक ही बंदा आया मीटिंग में पर्सनली। हाउएवर दिस एक बंदा हेल्ड प्रॉक्सीज ऑफ 49 अदर मेंबर्स। वो अकेला खुद आया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड ही हैड 49 अदर मेंबर्स की प्रॉक्सीज। फाइनली मीटिंग में कितने लोग आए हैं? एक ही आए हैं। 1 मेंबर इज पर्सनली प्रेजेंट, 1 मेंबर इज पर्सनली प्रेजेंट। क्या ये मीटिंग हम कंडक्ट कर सकते हैं? क्या कोरम मिला है? यहाँ पे मीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज एन इनवैलिड मीटिंग बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कोरम। 1 person कैन नेवर एवर कंडक्ट अ मीटिंग। मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, और यहाँ पे पर्सनली एक ही पर्सन प्रेजेंट है, 49 तो है प्रॉक्सीज, एंड दस द मीटिंग विल बी अडजर्न्ड फॉर वांट ऑफ कोर। अच्छा, अडजर्न मीटिंग में भी अगर एक ही बंदा आया है ना तो भी वापस अडजर्न होगा, क्योंकि अडजर्न मीटिंग में भी द मेंबर्स प्रेजेंट मस्ट बी कंसिडर्ड एज कोरम। मेंबर्स प्रेजेंट, मेंबर्स मतलब अडजर्न मीटिंग में भी कम से कम 2 लोगों का तो होना जरूरी ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, इसी के बाद कुछ एक दूसरी बात आई थी जहां पे ये लिखा गया था कि क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, बट ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स वर हेल्ड ओनली बाय 1 person। यहाँ पे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही एक है, यहाँ पे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही एक है, तो अब ऑल द शेयर्स आर हेल्ड ओनली बाय 1 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ऑब्वियसली बात है, नोटिस भी उसी को गई है, एक ही बंदे को, आया भी वही एक बंदा, ही टुक द चेयर, पुट अप द रेजोल्यूशन एंड ही पास्ड एवरीथिंग। बट नाउ the tribunal said that this meeting is considered as a valid meeting because all the shares are held by 1 person। अब मीटिंग कंडक्ट करने के लिए आप किसी और को थोड़ी ना लाओगे, वैसी वो बात है, तो इसीलिए दिस मीटिंग वाज कंसिडर्ड एज वैलिड। उस वाले केस में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, अगर आप चाहो आप 2, 3, 4, 5, 10 मेंबर्स को ला सकते हो, एंड दैट इज व्हाई वी आर अडजर्निंग इट विद द होप कि अगली मीटिंग में आएंगे एक से ज्यादा मेंबर आएगा। अरे यहाँ पे तो सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स एक ही बंदा होल्ड कर रहा है, तो कहाँ से लाओगे आप मेंबर्स को? इसलिए इस मीटिंग को कंसिडर किया गया था एज अ वैलिड मीटिंग। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन नंबर 112 और 113 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव्स की, ठीक है। वो भी मैंने कोरम और प्रॉक्सीज के अंडर ही कवर कर लिया था, क्योंकि सारे सेक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखो ना, जब आप मीटिंग की नोटिस भेज रहे हो, यू आर सेंडिंग इट टू ईच एंड एवरी मेंबर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर हो सकता है आपकी कंपनी का? मतलब क्या ऐसा हो सकता है आपके कंपनी के शेयर्स सीजी ने खरीदे हैं? हो सकता है क्या? कोल इंडिया का खरीदा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी क्या आपके कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद सकता है, स्टेट गवर्नमेंट खरीद सकता है, दूसरे कंपनीज, दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट्स भी क्या आपके कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं। बट अब देखो, अगर सपोज किसी दूसरे कंपनी ने आपके कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, क्या वो कंपनी चल के आ सकती है? क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट चल के आ सकता है? नहीं। तो अरे वो लोग आर्टिफिशियल पर्सन है, कठपुतली है, कठपुतली खुद थोड़ी ना चल सकती है। तो इसलिए हमने ये 112 और 113 को किया है इंट्रोड्यूस अंडर द एक्ट, और कहा है ऐसे केस में अगर आपके शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी अगर होल्ड करती है, तो ये लोग जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो अभी अगर सीजी ने शेयर्स होल्ड किए, सीजी के शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, एसजी के शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर, ये लोग थोड़ी ना आएंगे यार। क्या प्रेसिडेंट आएंगे चल के? गवर्नर आएंगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं। तो जब वो रिप्रेजेंटेटिव आता है, ऐसा माना जाएगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट आया है, एसजी आया है, या तो वो कंपनी आई है, या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट आया है। इनफैक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। Representatives are considered as members personally present, and if they are considered as members personally present, will they be counted for quorum purpose? Yes, they will be counted for quorum purpose. Yes or no guys? Pakka? 100%? Wonderful. Chairman. So chairman 104 is that person who basically presides the meeting and he checks whether the meeting is being properly conducted. उसकी जिम्मेदारी है कि मीटिंग में प्रॉपर डेकोरम मेंटेन्ड होना चाहिए। वही रेजोल्यूशन को पुट अप करता है, वो देखता है कितने फेवर में है, कितने अगेंस्ट है, और फिर वो डिक्लेयर करता है रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। यही सारी चीजें जो बंदा करता है इज नोन एज द चेयरमैन। जनरल मीटिंग में चेयरमैन कौन होगा इज यूजुअली रिटन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स अगर साइलेंट है, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। चलो आर्टिकल्स भी साइलेंट है, डायरेक्टर्स ने भी कुछ भी डिसाइड नहीं किया, देन द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट विल अपॉइंट समवन अमंग्स देमसेल्व्स टू बिकम द चेयरमैन। मतलब इससे हमें ये भी समझ में आता है प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। इनफैक्ट proxies are also not allowed to vote by show of hands. They can only vote through poll. They cannot even speak in the meeting. कुछ सवाल पूछो आप, हाँ या ना में जवाब दोगे, एकदम रैपिड फायर टाइप्स। हाँ या ना में बस जवाब देना। Okay, to just check whether you are conceptually clear or no. Is a proxy counted for quorum purpose? No. Can a proxy vote by show of hands? No. Can a proxy vote by way of a poll? Yes. अच्छा, can a proxy demand for a poll? Yes. A proxy can demand for a poll. Even members can demand and even proxies can. एक तो हक है यार, वो तो आप एक्सरसाइज करने दो, डिमांड करने दो। तो yes, they can demand also for a poll and they can vote also by way of a poll. Can a proxy be appointed as the chairman? No, he cannot be appointed as the chairman. Okay, great, wonderful. हाँ, और अगर equality in votes आ गए और आपको पास करना है ordinary resolution, equality in votes आ गए, votes in favor equal to votes against, okay, ordinary resolution पास करने का कोई resolution है, say for example कंपनी को issue करने DVRs, shares with differential voting right, या कंपनी को bonus shares issue करने हैं, कौन सा resolution लगता है? ऑर्डिनरी। और वोट्स इन फेवर एग्जैक्टली इक्वल हुए वोट्स अगेंस्ट से, क्या चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करेगा? यस, इन दैट केस द चेयरमैन विल एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट। नेक्स्ट, रेजोल्यूशंस। कम ऑन, रेजोल्यूशंस दो टाइप के होते हैं। सेक्शन नंबर 114 की मैं बात कर रही हूँ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। कब माना जाएगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है? तो किसी और को पूछ लो ना, 10 मिनट्स। सुनो ना मेरी बात। रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? व्हेन द वोट्स इन फेवर
are more than the votes against the resolution. It will be said that an ordinary resolution has been passed. वापस से बताओ तो ordinary resolution कब पास होगा? When the votes in favor are greater than the votes against the resolution. और कब माना जाएगा special resolution पास हुआ है? When the votes in favor are not less than 3 times the votes against the resolution. ओके तो कल्पित अभी ये 50% बोलना बंद कर दो. अभी तो क्लास भी खत्म हो गई, हमारा रिविजन भी ऑलरेडी हो चुका है. 50 और 75% इज नॉट टोटली करेक्ट. यू आर गोइंग टू यूज दिस लैंग्वेज ओनली दैट द वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. क्योंकि आप ही बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है 20 लोग हैं, कल्पित आपके लिए है और संजू आपके लिए भी है, जयंत आपके लिए भी है. ये 50-75% इज ऑल गलत गलत गलत. कल्पित एसआर के लिए 95% कैसे लिख रहे हो आप? क्या हो गया आपको? सुनो ना मेरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है 20 मेंबर्स है, 20 मेंबर में से सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों ने फेवर में वोट किया है. 20 में से सिर्फ 9 लोगों ने फेवर में वोट किया है, 6 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया है, 4 लोगों ने वोट ही नहीं किया है और एक बंदे का वोट है इनवैलिड. क्या ओआर पास हुआ है? अच्छा ऐसा है, चलो ओआर पास हुआ है या नहीं? वोट्स इन फेवर 9 है, वोट्स अगेंस्ट 8 है. कितना बराबर है? वोट्स इन फेवर 9 है, वोट्स अगेंस्ट 6 बोला है, 4 लोगों ने वोट नहीं किया और एक बंदे का वोट इनवैलिड है. क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ओआर पास हुआ है? अर्जुन कह रहा है हुआ है. समता हुआ है. आपका नाम? खुशी. हाँ खुशी भी कह रही है हुआ है. आप वही खुशी जिसको रैंक आया था टेस्ट में? आपने टेस्ट मिस कर दिया क्या? किया था क्या? अच्छा. समता जी नो कमेंट्स. ठीक है. नेहा, पूजा, सेजल, कल्पित, स्माइल विथ साकी, ये लोग सब कह रहे हैं यस 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 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है. एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ओआर पास हुआ है. क्यों पास हुआ है ओआर? क्योंकि ओआर के वक्त हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ 2 चीजें देख रहे हैं कि फेवर में कितना है और अगेंस्ट कितना है. सिंपल. फेवर में कितने हैं? 9. अगेंस्ट कितने हैं? 6. इज 9 ग्रेटर देन 6? यस, ओआर पास हो गया. इतना सिंपल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा. बाकी नंबर्स गुमराह करने के लिए दिए वो 4 और 1. आपके लिए सिर्फ 2 फिगर्स रेलेवेंट है, वोट्स इन फेवर एंड वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. ओके, तो आप 20 से कंपेयर मत करो. वही ये बच्चों को मैं वही कह रही थी, आप 50% अगर बोलोगे तो आपका जवाब गलत आ जाएगा या तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो इसलिए यू जस्ट नीड टू चेक 2 फिगर्स दैट इज वोट्स इन फेवर. अच्छा इधर बताओ जो केस 1 है. चलो 30 मेंबर्स हैं, 10 लोगों ने फेवर में वोट किया, 9 ने अगेंस्ट किया, 11 लोगों ने वोट ही नहीं किया. क्या ओआर पास हुआ है? इसमें अभी बताओ जल्दी. हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 9. वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स अगेंस्ट. अगर इक्वल होता तो चेयरमैन का कास्टिंग वोट आ जाता, फिर चेयरमैन ने हाँ कहा तो हाँ हो जाएगा, ना कहा तो ना हो जाएगा. हाँ सिंपल. और एसआर कब पास होता है? एसआर when votes in favor are not less than 3 times the votes against the resolution, तब एसआर होता है पास. तो अब देखो यहाँ पे 40 लोग हैं, 40. 20 लोगों ने फेवर में वोट किया, 4 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया है, 10 लोगों ने वोट ही नहीं किया है और 4 लोगों का वोट है इनवैलिड.
SR पास हुआ है या नहीं आया? Yes, the SR has been passed. Why it has been passed? Because 6 into 3. क्यों 4 into 3? नहीं, ये 6 बोला है, लिखा है, मैंने 4 बोला क्या? शिट यार, जो भी है, बट फिर भी SR जो है वो पास हुआ है. क्यों पास हुआ है? क्योंकि वोट्स इन फेवर आर मोर देन 3 times the votes against the resolution. ये जिन्होंने वोट नहीं किया या जिनके वोट इनवैलिड है उन लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं है. आप सिर्फ 2 फिगर्स देखो, फेवर कितने, अगेंस्ट कितने, और जो भी मैंने अगेंस्ट का नंबर बोला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए. और हमारे फेवर में या तो इक्वल होने चाहिए या तो ग्रेटर होने चाहिए. इक्वल है तो भी SR पास होगा, वो ध्यान में रखना आप. नहीं, यहाँ पे कास्टिंग वोट नहीं होता है. ये देखो ना, ये वाला, जैसे फेवर में 6 लोगों ने वोट किया है, अगेंस्ट 2 लोगों ने, और 2 लोगों ने वोट ही नहीं किया. सो व्हाट इज 3 times of 2? 6. तो अब ये भी 6 है और वो भी 6 है, बट हम कहेंगे द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड. व्हाई इट हैज बीन पास्ड? बिकॉज द वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times the votes against. It's not less than because it's equal to, है ना? चलो, last few minutes because you also have your tax का त्रिशूल बैच. So last few minutes, हमारा कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ये कल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 मतलब यही चैप्टर का हम लेने वाले हैं कहूट पे टेस्ट, क्योंकि ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. तो जिन लोगों ने 88 से 95 नहीं देखा है, आज का आखिरी मौका है आपके पास वो सेशन देखने का. और प्लस आज तो हम लोग काफ़ी सेक्शंस देख ही रहे हैं, कल भी हम कुछ सेक्शंस देखने वाले हैं. हम MCQs भी सॉल्व करेंगे, जो केस स्टडी बेस्ड MCQs है जो मैं साथ में करवाती हूँ वो, और उसके बाद आपका होगा कहूट का टेस्ट. ठीक है? हाँ, वोटिंग 4 तरीके से हो सकता है, शो ऑफ हैंड्स, पोल, पोस्टल बैलेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. शो ऑफ हैंड्स 1 member 1 vote. Poll is 1 share 1 vote. A proxy can demand for a poll and also can vote by way of poll. पोस्टल बैलेट जो है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कंपल्सरी आपको रेजोल्यूशन पास करना होता है बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. तो यहाँ पे लॉ मेकर ने आपको चॉइस नहीं दी है, इट्स अ कंपल्शन कि ये केसेस में आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा ओनली बाय मीन्स ऑफ अ पोस्टल बैलेट. पहली बात तो अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द MOA. ओके, whenever you are altering your articles, whenever there is a shift in the registered office, DVR का इशू करना, शेयर्स का बायबैक करना, वेरिएशन इन द शेयर होल्डर्स का राइट्स. देखो, ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करना, रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना, आर्टिकल्स का अल्ट्रेशन करना, DVR का इशू करना, शेयर्स का बायबैक करना, वेरिएशन इन द राइट्स अटैच्ड टू शेयर होल्डर्स, इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, सेल ऑफ होल or substantially whole of the undertaking. Okay, and giving guarantees or loan in excess of the limits that have been prescribed. Getting this or no, my dear friends? ये इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो रेजोल्यूशन कंपल्सरी आपको पास करना होगा by way of a postal ballot. Okay, every listed company एंड एवरी कंपनी जिसमें 1000 या ज़्यादा मेंबर्स है उनको वोटिंग करना होता है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करनी होती है फैसिलिटी ऑफ वोटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. जब आप ये मीटिंग की नोटिस डिस्पैच करते हो, ओके, दिस नोटिस कैन बी डिस्पैच थ्रू कुरियर, पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट और व्हाटएवर, and it also has to be placed on the website. इसी नोटिस में डे, प्लेस, आर, एजेंडा के साथ साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है द फैसिलिटी फॉर ई वोटिंग. आपका पोर्टल कब से शुरू होगा, कब पोर्टल ब्लॉक किया जाएगा,
पोर्टल का URL मतलब द लिंक यू हैव टू प्रोवाइड, उस बंदे का यूजर आईडी क्या है, कौन से वो स्टेप्स हो गए पासवर्ड जनरेट करने के लिए, ये सारी चीजें इसी नोटिस में दी जाती है। आपकी जो ई वोटिंग की फैसिलिटी है, इट शुड बी ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days एंड इट शैल बी क्लोज्ड 5 PM ऑन द डे प्रीसीडिंग द जनरल मीटिंग। एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया जाएगा जो रहेगा इधर CA, CS और CA में इन प्रैक्टिस, हु शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ऑल द वोट्स दैट ही हैव रिसीव्ड वेदर इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। अगर मेंबर ने इलेक्ट्रॉनिक मींस के तहत वोटिंग कर दिया है, सब्सिक्वेंटली ही विल नॉट बी अलाउड टू वोट इन द फिजिकल मीटिंग। अभी भी मीटिंग में आके वो बातें बोल सकता है, सुन सकता है, डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकता है, बट नाउ ही विल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन। फिजिकल मीटिंग चेयरमैन कंडक्ट करेगा, वहां पे भी वोटिंग होगा, वहां पे भी कुछ लोगों का फेवर में वोट होगा, कुछ लोगों का अगेंस्ट में वोट होगा, बाद में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाया जाएगा और इसी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को हम वेबसाइट पे भी करेंगे पोस्ट। यस और नो गाइज? यस। और एक लास्ट सेक्शन है आज के दिन के लिए, दैट इज रिलेटिंग टू मिनट्स। एक्चुअली ये चैप्टर हो जाता था बट वो आधा घंटा अपना मिस हो गया ना, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज, द माइक इश्यूज। कोई बात नहीं, चलो आधा घंटा हम कल बाकी के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, केस स्टडी बेस्ड MCQs भी करेंगे और कहूट पे चैप्टर नंबर 7 पे कल होने वाला है टेस्ट। सुनो ना, मिनट्स, ये जो हम मिनट्स की बात कर रहे हैं, मिनट्स जो होती है हैव टू बी साइंड बाय द चेयरमैन विद इन 30 days, ओके, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। इन केस ऑफ डेथ or incapacity of the chairman, board of directors will authorize a person amongst themselves to sign the minutes book. It is the absolute discretion of the chairman to write or not write something in the minutes book. अगर चेयरमैन को लगता है कि कोई पर्टिकुलर मैटर irrelevant है या कोई मैटर है डिफेमेटरी टू अ पर्टिकुलर पर्सन or detrimental to the interest of the company, then he may avoid writing such a thing in the minutes book. ये सारी चीजें अगर एक साथ मिलती है तो ही माना जाएगा कि आपकी जो मीटिंग है is a valid meeting that has been conducted. Otherwise आपकी मीटिंग हम valid consider नहीं कर सकते हैं। Yes or no guys? We want everything together, नहीं तो मीटिंग valid नहीं होगी। So these are all about the 3 C's. आज के लिए बस इतना ही करेंगे। Thank you so much for the patient listening, and yesterday's Zoom meeting was amazing. It was lovely meeting you all, talking to you all and seeing your cute faces. Thank you so much. See you tomorrow. Tomorrow we will meet at 10:30. Bye bye.